नमस्कार दोस्तों। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि उस अनुभव से है जो वह अपने भीतर हर क्षण जी रहा होता है। दुख, क्रोध, भय, ईर्ष्या, अपराध बोध, चिंता, ये सभी इमोशन किसी युद्ध भूमि से नहीं आते। ये हमारे अपने मन में जन्म लेते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे निर्णय और अंततः हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या हम सच में अपनी परिस्थितियों से पीड़ित होते हैं या हम अपनी ही इमोशनल प्रतिक्रियाओं के शिकार बन जाते हैं? और यदि इमोशन हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, तो क्या उसे समझा जा सकता है? क्या उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है? क्या उसे मास्टर किया जा सकता है? यही प्रश्न आज के इस ऑडियो लेक्चर की आत्मा है। आधुनिक मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन पहले से अधिक मानसिक अशांति में भी। टेक्नोलॉजी ने जीवन को तेज कर दिया है, लेकिन मन को शांत नहीं किया। हम हर समय कनेक्टेड हैं, पर स्वयं से डिस्कनेक्टेड। इमोशन अब केवल अनुभव नहीं रहे, ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस बन चुके हैं। कोई बात होती है और हम रिएक्ट कर देते हैं। कोई शब्द सुनते हैं और भीतर कुछ टूट जाता है। कोई याद उभरती है और पूरा दिन भारी हो जाता है। यह कोई कमज़ोरी नहीं है, यह कंडीशनिंग का परिणाम है। और यही वह बिंदु है जहाँ मास्टर योर इमोशंस एक साधारण सेल्फ हेल्प पुस्तक नहीं रहती, बल्कि ह्यूमन माइंड को समझने का एक स्ट्रक्चर्ड मैप बन जाती है। थीबो म्यूरिस कहते हैं कि इमोशन कोई घटना नहीं है, इमोशन एक प्रोसेस है। एक ऐसी प्रोसेस जो थॉट से शुरू होती है, बिलीफ से जुड़ती है, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग से शक्ति पाती है और फिर इमोशन के रूप में प्रकट होती है। हम इमोशन को अनकंट्रोलेबल इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने उसके ओरिजिन को कभी समझा ही नहीं, और जिस चीज़ को हम समझते नहीं उससे डरते हैं या उसके गुलाम बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप क्रोधित हैं, लेकिन क्या आप क्रोध हैं? आप दुखी हैं, लेकिन क्या आप दुख हैं? या फिर आप वह ऑब्जर्वर हैं जो क्रोध और दुख को देख रहा है? यही डिस्टिंक्शन आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस के बीच का अंतर इस पूरी किताब का फिलोसफिकल बैकबोन है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, माइंडफुलनेस यही सिखाता है, और आधुनिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसी को साइंटिफिक भाषा में समझाती है। जब तक हम इमोशन को अपनी आइडेंटिटी मानते रहते हैं, तब तक हम पावरलेस रहते हैं, और जिस क्षण हम इमोशन को एक एक्सपीरियंस की तरह ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, उसी क्षण मास्टरी की प्रक्रिया शुरू होती है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको इस तरह के ऑडियो लेक्चर्स सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक व शेयर करें। और अब हम इस लेक्चर की असली इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन में प्रवेश करते हैं। हम इमोशन को रोज़ अनुभव करते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह पूछते हैं कि इमोशन वास्तव में है क्या। हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मैं दुखी हूँ, आज मन भारी है, लेकिन यह शब्द केवल अनुभव का लेबल होते हैं, व्याख्या नहीं। और जब तक किसी अनुभव की व्याख्या नहीं होती, तब तक उस पर मास्टरी संभव नहीं होती। इसलिए इमोशनल मास्टरी की यात्रा एक बहुत साधारण लेकिन गहरे प्रश्न से शुरू होती है। इमोशन आखिर पैदा कैसे होते हैं? साइकोलॉजी के अनुसार इमोशन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। इमोशन एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इस प्रोसेस को सरल भाषा में समझें, सबसे पहले कोई इवेंट होता है। यह इवेंट बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी, जैसे कोई याद, कोई विचार, कोई कल्पना। लेकिन ध्यान दीजिए, इवेंट अपने आप में इमोशन पैदा नहीं करता। दो लोगों के साथ एक ही घटना घट सकती है और दोनों की इमोशनल प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग हो सकती है। इसका अर्थ ये है कि इमोशन का स्रोत घटना या इवेंट नहीं है। इवेंट और इमोशन के बीच एक इनविजिबल लेकिन निर्णायक कड़ी होती है, जिसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। हम घटना को जैसा है वैसा नहीं देखते, हम उसे अपनी मेंटल कंडीशनिंग के माध्यम से देखते हैं। यह इंटरप्रिटेशन आधारित होती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, हमारे बिलीव्स पर, हमारे डर और एक्सप्रेशंस पर, और यही इंटरप्रिटेशन इमोशन को जन्म देती है। इसलिए साइकोलॉजी कहती है, इमोशन इवेंट और इंटरप्रिटेशन के साथ बनता है।
लेकिन यह अभी भी अधूरा है। अधिकांश इंटरप्रिटेशंस हम कॉन्शियस रूप से नहीं करते, वे ऑटोमेटिक होती हैं। वे सबकॉन्शियस कंडीशनिंग से आती हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने अनगिनत इमोशनल पैटर्न सीखे हैं। क्या सुरक्षित है, क्या खतरनाक है, क्या अपमान है, क्या स्वीकार किया जाना है। ये सभी मीनिंग्स हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं। जब कोई इवेंट होता है तो सबकॉन्शियस तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और बिना हमारी अनुमति के एक इमोशन उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इमोशन हमें अनकंट्रोलेबल लगते हैं। असल में वे अनकंट्रोलेबल नहीं, वह अनकॉन्शियस होते हैं। अब फिलॉसफी की ओर चलते हैं। फिलॉसफी इमोशन को एक अलग दृष्टि से देखती है। इमोशन को एक्सपीरियंस माना जाता है, आइडेंटिटी नहीं। यानी आप दुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप दुख नहीं हैं। आप भय महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप भय नहीं हैं। यह अंतर बहुत सटल है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। स्टोइसिज्म और माइंडफुलनेस दोनों इसी बिंदु पर जोर देते हैं कि आप कंटेंट नहीं अपने माइंड का, आप ऑब्जर्वर हैं। जब तक इमोशन और आइडेंटिटी एक ही चीज़ बनी रहती है, तब तक सफरिंग इनएविटेबल है। अब एक छोटा सा प्रयोग कल्पना में करें। आप क्रोधित हैं, लेकिन क्या आप इस क्रोध को देख सकते हैं? यदि आप देख सकते हैं, तो देखने वाला कौन है? वही देखने वाला आपकी वास्तविक साइकोलॉजिकल फ्रीडम की कुंजी है। जैसे ही ऑब्जर्वर एक्टिवेट होता है, इमोशन अपनी एब्सोल्यूट शक्ति खो देता है। इमोशन फिर भी मौजूद रहता है, लेकिन वह आपको नियंत्रित नहीं करता। यही अवेयरनेस की शुरुआत है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इमोशन हमें इतना ओवरपावरिंग क्यों लगते हैं? क्योंकि इमोशन केवल मेंटल नहीं होता, वह फिजियोलॉजिकल भी होता है। इमोशन के साथ शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं, सांस की गति बदलती है, मसल्स टाइटन होते हैं। इसलिए इमोशन पूरे शरीर का अनुभव बन जाता है। लेकिन यह भी एक प्रोसेस है, कोई स्थायी अवस्था नहीं, और हर प्रोसेस को समझा और बदला जा सकता है। अर्थात इमोशन कोई दुश्मन नहीं है, इमोशन कोई कमजोरी भी नहीं है। इमोशन एक सिग्नल है, एक मैसेज है। लेकिन यदि हम मैसेज को समझने की बजाय हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वही मैसेज हमारी पीड़ा बन जाता है। मनुष्य यह मानता है कि वह स्वतंत्र रूप से महसूस करता है, लेकिन अधिकतर मामलों में वह केवल रिएक्ट करता है। यह रिएक्शन अचानक नहीं होती, यह पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट का एक दोहराव होती है, और इस स्क्रिप्ट को हम इमोशनल कंडीशनिंग कहते हैं। इमोशनल कंडीशनिंग का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ कुछ विशेष इमोशन का बार बार जुड़ जाना। जब यह जुड़ाव बार बार होता है, तो इमोशन कॉन्शियस चॉइस नहीं रहता, वह ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। जैसे ही वैसी परिस्थिति आती है, इमोशन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें लगता है इमोशन बिना कारण आ गया, लेकिन कारण हमेशा होता है, बस वह दिखाई नहीं देता। कंडीशनिंग अचानक नहीं बनती, यह धीरे धीरे बनती है। बचपन में हमारे पास इंटरप्रिटेशंस की शक्ति नहीं होती। हम जो अनुभव करते हैं उसे सच मान लेते हैं। यदि बार बार उपेक्षा के साथ दुख जुड़ा, आलोचना के साथ शर्म जुड़ी, अस्वीकार के साथ भय जुड़ा, तो सबकॉन्शियस यह सीख लेता है यह स्थिति खतरनाक है, और एक बार यह सीख सबकॉन्शियस में स्टोर हो गई, तो वह भविष्य में हर समान परिस्थिति पर उसी इमोशन को ट्रिगर करेगा। यही पास्ट प्रोग्रामिंग है। हर बार जब वही इमोशन फिर से एक्टिवेट होता है, कंडीशनिंग और मजबूत हो जाती है। यह एक लूप बनाता है, पास्ट एक्सपीरियंस से इंटरप्रिटेशन से इमोशन मेमोरी स्ट्रॉन्गर कंडीशनिंग। इस लूप को तोड़े बिना इमोशनल मास्टरी संभव नहीं, और यही कारण है कि लोग कहते हैं मैं जानता हूँ यह ओवर रिएक्शन है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि कंट्रोल कॉन्शियस माइंड के पास है और कंडीशनिंग सब कॉन्शियस में बैठी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लॉजिक अक्सर इमोशन के सामने असफल क्यों हो जाता है? क्योंकि लॉजिक कॉन्शियस लेवल पर काम करता है और इमोशन सब कॉन्शियस लेवल पर। जब तक इमोशन उठता है, तब तक लॉजिक देर से पहुंचता है। इसलिए थेबो मोरिस कहते हैं कि आप इमोशन से लड़कर उन्हें चेंज नहीं कर सकते, आपको
उन्हें चेंज करने के लिए उन्हें समझना पड़ेगा कि वो कैसे पैदा होते हैं। अब सवाल ये है, क्या कंडीशनिंग बदली जा सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसे दबाकर नहीं, इसे नकार कर नहीं और इसे दोष देकर नहीं। कंडीशनिंग टूटती है केवल अवेयरनेस से। जैसे ही आप यह देख पाते हैं कि यह मेरा पुराना पैटर्न है, यह मेरी ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया है, यही क्षण आप कंडीशनड आइडेंटिटी से थोड़ा अलग हो जाते हैं और यह सेपरेशन फ्रीडम की पहली दरार है। फिलॉसफी यहाँ एक गहरी बात कहती है, हम स्वयं नहीं हैं, हम अपनी यादों का संग्रह हैं, लेकिन यादें भी एक्सपीरियंस हैं, आइडेंटिटी नहीं। जब तक हम अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं, तब तक हम उसी पास्ट को बार बार वर्तमान में जीते रहते हैं। ऑब्जर्वर बनने का अर्थ है पास्ट को देखना, लेकिन उसमें रहना नहीं। इमोशनल मास्टरी की दिशा में पहला प्रैक्टिकल कदम है रिएक्शन को धीमा करना। जब भी कोई इमोशन उठे, उसे रोकने की कोशिश न करें, उसे जस्टिफाई न करें, उसे दबाएं नहीं, बस ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन कंडीशनल लूप को कमज़ोर करती है। हर बार जब आप बिना रिएक्ट किए इमोशन को देखते हैं, कंडीशनिंग थोड़ी ढीली पड़ती है। यह प्रोसेस धीरे है लेकिन गहरा है। अर्थात आज जो महसूस कर रहे हैं वह वर्तमान का पूरा सच नहीं है, उसमें आपका पास्ट अब भी बोल रहा है। और जब तक पास्ट को अवेयरनेस में नहीं लाया जाता, वह भविष्य को नियंत्रित करता रहेगा। हम मानते हैं कि इमोशन अचानक उठता है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो इमोशन से पहले एक आवाज़ होती है। वह आवाज़ शब्दों में भी हो सकती है और बिना शब्दों के भी। वह आवाज़ थॉट है, और थॉट कभी अकेला नहीं आता, वह हमेशा किसी बिलीफ से जुड़ा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार थॉट वह पहला विजिबल स्पार्क है जो इमोशनल प्रोसेस को इजिनेट करता है, लेकिन यह स्पार्क आइसोलेटेड नहीं होता। थॉट हमेशा किसी डीपर स्ट्रक्चर से निकलता है, और वह स्ट्रक्चर है बिलीफ। बिलीफ वह लेंस है जिससे हम रियलिटी को देखते हैं, और रियलिटी जैसी दिखाई देती है, इमोशन वैसा ही पैदा होता है। बिलीफ ज़्यादातर अनकॉन्शियस होते हैं। हम कहते हैं मुझे बुरा लग गया, लेकिन हम यह नहीं कहते मेरे बिलीफ ने इस सिचुएशन को खतरे की तरह इंटरप्रेट किया। बिलीफ ऐसे इंटरनल रूल्स होते हैं, जैसे मुझे हमेशा स्वीकार किया जाना चाहिए, गलती करना असुरक्षित है, यदि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ तो मैं असहाय हूँ। जब कोई सिचुएशन इन बिलीफ्स को चुनौती देती है तो इमोशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना को समझिए, इमोशनल लूप। यह लूप इस तरह काम करता है कि बिलीफ से थॉट बनता है, थॉट से इमोशन, इमोशन से फोकस, फोकस से स्ट्रॉन्गर थॉट और स्ट्रॉन्गर थॉट से स्ट्रॉन्गर इमोशन। एक बार इमोशन पैदा हो गया तो वह ध्यान को नैरो कर देता है। ध्यान केवल वही देखता है जो इमोशन को सही साबित करे। इससे थॉट और मजबूत हो जाता है, बिलीफ और गहरा हो जाता है, और लूप खुद को रेनफोर्स करता है। यही कारण है कि चिंता अपने आप बढ़ती है, क्रोध खुद को जस्टिफाई करता है, दुख स्थायी लगने लगता है। नेगेटिव इमोशन इसलिए दृढ़ नहीं होते कि वे शक्तिशाली हैं, वे दृढ़ इसलिए होते हैं क्योंकि वे सेल्फ कन्फर्मिंग हैं। माइंड हमेशा कंसिस्टेंसी चाहता है। यदि आप दुखी हैं तो माइंड ऐसे थॉट्स चुनेगा जो दुख को जस्टिफाई करे। यह कोई कंस्पिरेसी नहीं है, यह कॉग्निटिव पैटर्न है। अब फिलॉसफी यहाँ हस्तक्षेप करती है। एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि आप थॉट को देख सकते हैं तो क्या आप थॉट हैं? स्टोइसिज्म और माइंडफुलनेस दोनों यही कहते हैं, थॉट आता है और चला जाता है, लेकिन ऑब्जर्वर स्थिर रहता है। इमोशन थॉट से जुड़ा है, ऑब्जर्वर इमोशन से नहीं। जैसे ही यह अंतर स्पष्ट होता है, लूप की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह बहुत ज़रूरी है समझना कि इमोशनल लूप को तोड़ा नहीं जाता, यह डिसॉल्व होता है। जैसे अंधेरे को हटाया नहीं जाता, बस प्रकाश लाया जाता है। जब आप थॉट को देख लेते हैं, बिलीफ को पहचान लेते हैं, इमोशन को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करते हैं, तो लूप को फ्यूल नहीं मिलता, और बिना फ्यूल के कोई भी लूप टिक नहीं सकता। अर्थात आपका माइंड आपके इमोशन का सेवक नहीं, आपका इमोशन का निर्माता है। लेकिन माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास एक और थॉट बन जाता है।
मास्टरी कंट्रोल से नहीं, अवेयरनेस से आती है। अब तक हमने इमोशन को समझा, उसकी उत्पत्ति को देखा, उसके पैटर्न्स को पहचाना, लेकिन समझ लेना मास्टरी नहीं होता। मास्टरी तब शुरू होती है जब देखने वाला खुद के अनुभव से अलग करना सीखता है। यही वह बिंदु है जहाँ अवेयरनेस केवल कंसेप्ट नहीं रहती, प्रैक्टिस बन जाती है। अवेयरनेस का अर्थ यह नहीं है कि इमोशन को एनालाइज किया जाए। अवेयरनेस का अर्थ है इमोशन को जैसा है वैसा देखना, बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, बिना सुधारने की इच्छा के। अवेयरनेस कोई एफर्ट नहीं है, यह एक नॉन इंटरफेयरिंग अटेंशन है, और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। अब एक सटल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव होता है। पहले मैं क्रोधित हूँ और अब क्रोध मेरे भीतर उठ रहा है। यह केवल भाषा का फर्क नहीं है, यह आइडेंटिटी का शिफ्ट है। जब आप कहते हैं मैं क्रोध हूँ, तो आप एक्सपीरियंस के भीतर होते हैं। जब आप कहते हैं क्रोध उठ रहा है, तो आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और ऑब्जर्वर बनने का अर्थ है कि आप एक्सपीरियंस से बड़े हो गए। अब डिटैचमेंट को समझते हैं। डिटैचमेंट का अर्थ इमोशन से भागना नहीं है। डिटैचमेंट का अर्थ इमोशन को दबाना नहीं है, और डिटैचमेंट का अर्थ इमोशन को गलत ठहराना भी नहीं है। डिटैचमेंट का अर्थ है इमोशन को पूरा महसूस करना, लेकिन उसमें डिसॉल्व न होना। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, बदलते हैं और चले जाते हैं। आकाश अनअफेक्टेड रहता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है। इमोशन रिएक्शन से जीवित रहता है। जब आप जस्टिफाई करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या एक्ट करते हैं, तो इमोशन को एनर्जी मिलती है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में इमोशन को कोई फ्यूल नहीं मिलता। इमोशन को अटेंशन मिलती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं, और बिना इन्वॉल्वमेंट के इमोशन अपनी इंटेंसिटी खो देता है। यह सप्रेशन नहीं है, यह न्यूट्रल फीडिंग है। अवेयरनेस का पहला प्रैक्टिकल परिणाम होता है पॉज। इवेंट और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप। यह गैप बहुत छोटा होता है, लेकिन यही गैप आपकी फ्रीडम है। इस गैप में आप ब्रीथ कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप रिएक्ट न करने का चुनाव कर सकते हैं। थीबू म्यूरिसिस इसी को ट्रू इमोशनल कंट्रोल कहते हैं। अब एक सटल प्रैक्टिस आती है। जब इमोशन उठे तो भीतर यह मत कहिए यह गलत है, मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि कहिए यह एक इमोशन है, यह भी गुजर जाएगा। जजमेंट इमोशन को आइडेंटिटी देता है, एक्सेप्टेंस इमोशन को स्पेस देता है, और स्पेस में इमोशन खुद डिसॉल्व होने लगता है। स्टोइसिज्म कहता है आप घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। माइंडफुलनेस कहता है आप इमोशन को रोक नहीं सकते, लेकिन उससे जुड़ना आवश्यक नहीं है। यह दोनों एक हो जाते हैं। फ्रीडम इमोशन के न होने में नहीं है, फ्रीडम इमोशन के बीच सचेत रहने में है। अर्थात आप इमोशन को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उसके साथ अपना रिश्ता बदलते हैं, और रिश्ता बदलते ही अनुभव बदल जाता है। इमोशन आता है, ठहरता है और चला जाता है, ऑब्जर्वर बना रहता है। आप शांत होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और फिर एक शब्द, एक नज़र, एक मेमोरी, और भीतर कुछ एक्टिवेट हो जाता है। आप जानते हैं कि यह ओवर रिएक्शन है, फिर भी इमोशन हावी हो जाते हैं। यही क्षण इमोशनल ट्रिगर का क्षण होता है। इमोशनल ट्रिगर कोई वर्तमान घटना नहीं होती, ट्रिगर एक एसोसिएशन होता है वर्तमान परिस्थिति और पास्ट इमोशनल मेमोरी के बीच। जब कोई स्थिति आपकी पुरानी कंडीशनिंग से मिलती जुलती होती है, तो सबकॉन्शियस अलार्म बजा देता है, और इमोशन बिना परमिशन के एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए ट्रिगर असल में वर्तमान से नहीं, अतीत से जुड़ा होता है। यहाँ एक गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। हम उन्हीं परिस्थितियों से बार बार ट्रिगर होते हैं जहाँ हमारी आइडेंटिटी जुड़ी होती है, जैसे रिस्पेक्ट, कंट्रोल, अप्रूवल, सेफ्टी, सेल्फ वर्थ। जब कोई सिचुएशन इन कोर नीड्स को थ्रेटन करती है, तो इमोशन बहुत तेज होता है, क्योंकि इमोशन यहाँ सिर्फ रिएक्शन नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन बन जाता है। अब एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन, कंट्रोल का अर्थ इमोशन को दबाना नहीं है। इमोशन को दबाने से वह और गहरा हो जाता है।
सही कंट्रोल का अर्थ है कॉन्शियस रिस्पॉन्स रिप्लेसिंग ऑटोमेटिक रिएक्शन, यानी इमोशन होगा लेकिन एक्शन कॉन्शियस होगा। जब ट्रिगर एक्टिवेट हो तो मास्टरी इस सीक्वेंस में काम करती है। पहला चरण रिकॉग्नाइजेशन, यह एक ट्रिगर है, यह पुराना पैटर्न है, सिर्फ पहचान लेना इमोशन की इंटेंसिटी को आधा कर देता है। दूसरा चरण है पॉज एंड ब्रीथ, ट्रिगर के क्षण में शरीर टाइट हो जाता है, सांस को धीमा करना सबकॉन्शियस अलार्म को शांत करता है। यह कोई रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं, यह फिजियोलॉजिकल इंटरप्शन है। तीसरा चरण है ऑब्जर्वेशन विदाउट स्टोरी, ट्रिगर के बाद माइंड कहानी बनाना चाहता है, लेकिन मास्टरी का अर्थ है कहानी में न जाना, इमोशन को महसूस करना लेकिन उसका नैरेटिव न बनाना। अधिकांश लोग ट्रिगर को पर्सनल बना लेते हैं। वे कहते हैं उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों। यह थॉट इमोशन को जस्टिफाई करता है और जस्टिफिकेशन ट्रिगर को पावर देता है। ऑब्जर्वर पोजीशन में कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस होती है। ट्रिगर के समय एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस तब होता है जब इमोशन सटल हो जाए। बाद में शांत अवस्था में आप यह देख सकते हैं कौन सा बिलीफ एक्टिव हुआ, किस आइडेंटिटी को खतरा लगा, कौन सी पास्ट मेमोरी जुड़ी थी। यह रिफ्लेक्शन कंडीशनिंग को कमज़ोर करता है। स्टोइसिज्म और माइंडफुलनेस दोनों एक बात पर सहमत हैं, जो रेसिस्ट किया जाता है वही परसिस्ट करता है। ट्रिगर से लड़ने का अर्थ है उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेना, ट्रिगर को अलाउ करने का अर्थ है उसे गुजरने देना। फ्रीडम रेजिस्टेंस में नहीं, नॉन रेजिस्टेंस में है। अर्थात ट्रिगर आपकी कमजोरी नहीं है, ट्रिगर आपका टीचर है। हर ट्रिगर आपको दिखाता है कि अवेयरनेस कहाँ कमज़ोर है, और जहाँ अवेयरनेस जाती है वहाँ कंडीशनिंग टिक नहीं पाती। हर इमोशन के पीछे एक अदृश्य शब्द खड़ा होता है, मैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे यह सहन नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं हूँ। इमोशन जितना तीव्र होता है मैं उतना ही मजबूत होता है, और जहाँ मैं कठोर होता है वहाँ सफरिंग जन्म लेती है। यहाँ मैं यानी ईगो का अर्थ है अहंकार या घमंड नहीं। ईगो का अर्थ है वह साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिससे हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। ईगो कहता है मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, दुनिया मुझे ऐसे ट्रीट करे। जब रियलिटी इस इंटरनल इमेज से टकराती है तो इमोशन पैदा होता है, और जितनी रिजिड आइडेंटिटी होती है इमोशन उतना ही पेनफुल होता है। आइडेंटिटी कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, यह बिलीफ का कलेक्शन है। बिलीफ्स जैसे मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं कंट्रोल में रहना चाहता हूँ। जब कोई सिचुएशन इन बिलीफ्स को चैलेंज करती है तो इमोशन केवल रिएक्शन नहीं रहता, वह डिफेंस बन जाता है, और डिफेंस हमेशा संघर्ष पैदा करता है। ईगो कंसिस्टेंसी चाहता है, वह चाहता है कि लोग आपको वैसे देखें, परिस्थितियाँ वैसी हों, जीवन वैसा ही चले। लेकिन रियलिटी कभी ईगो से एग्रीमेंट नहीं करती, और यहीं से सफरिंग शुरू होती है। सफरिंग इमोशन नहीं है, सफरिंग इमोशन से अटैचमेंट है। इमोशन आए और जाए, यह नेचुरल है, लेकिन जब इमोशन आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तो वह टिक जाता है। अब वही निर्णायक प्रश्न, यदि आप ईगो को देख सकते हैं तो क्या आप ईगो हैं? यदि आप आइडेंटिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो क्या आइडेंटिटी आप हैं? ऑब्जर्वर वह है जो आइडेंटिटी कहानी को भी देख सकता है, और जैसे ही यह देखने की क्षमता आती है ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ईगो हमेशा पर्सनल करता है, वह कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों, उन्होंने मुझे नीचा दिखाया, मैं फेल हो गया। लेकिन अधिकांश घटनाएं पर्सनल नहीं होती, वे बस घटनाएं होती हैं। ईगो उन्हें पर्सनल बनाता है और इमोशन को सफरिंग में बदल देता है। स्टोइसिज्म कहता है आप वह नहीं हैं जो आपके साथ होता है। माइंडफुलनेस कहता है आप वह नहीं हैं जो आप महसूस करते हैं। दोनों का सार एक ही है, आप एक्सपीरियंस नहीं हैं, आप एक्सपीरियंस के ऑब्जर्वर हैं, और ऑब्जर्वर किसी कहानी में फंसा नहीं होता। इमोशनल मास्टरी का अर्थ है आइडेंटिटी को मिटाना नहीं, बल्कि आइडेंटिटी को सॉफ्ट करना। जब कोई इमोशन उठे तो भीतर यह देखें कौन सी आइडेंटिटी थ्रेटन हुई, मैं किस इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ यह देखना ईगो को डिफेंसिव होने से रोक देता है।
अर्थात इमोशन पेनफुल नहीं होते, पेनफुल होता है इमोशन को मैं बना लेना। जब मैं ढीला पड़ता है, इमोशन हल्का हो जाता है, और जहाँ ईगो डिसॉल्व होता है, वहाँ फ्रीडम प्रकट होती है। अब तक की यात्रा में हमने इमोशन को समझा, उसकी जड़ों को देखा, उसकी पहचान को ढीला किया, लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष है। जब इमोशन उठता है, तब करना क्या है? यही वह बिंदु है जहाँ इमोशनल मास्टरी सिर्फ दर्शन नहीं रहती, बल्कि जीने की कला बनती है। इस पुस्तक का एक बहुत स्पष्ट संदेश है, इमोशन को हैंडल करने से पहले इमोशन के साथ सही रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है। यदि इमोशन को आप प्रॉब्लम मानते हैं, तो हर टेक्निक एक युद्ध बन जाएगी। लेकिन यदि इमोशन को सिग्नल मानते हैं, तो टेक्निक एक डायलॉग बन जाती है। जब इमोशन उठे, तो पहला प्रैक्टिकल कदम है इमोशन को नाम देना, लेकिन उससे जुड़ना नहीं। उदाहरण के लिए, यह क्रोध है, यह चिंता है, यह असुरक्षा है। यह कहना नहीं, मैं क्रोधित हूँ, मैं अनोक्शियस हूँ। यह छोटा सा लिंग्विस्टिक शिफ्ट आइडेंटिटी और इमोशन के बीच स्पेस पैदा करता है, और जहाँ स्पेस होता है, वहाँ चॉइस होती है। इमोशन से भागने का प्रयास उसे मजबूत करता है। इसलिए अगला कदम है इमोशन को पूरी तरह महसूस करना, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं। शरीर में देखें, कहाँ टाइटनेस है, कहाँ हैवीनेस है, कहाँ हीट है। माइंड को कहानी बनाने न दें। इमोशन सेंसेशन है, कहानी नहीं, और सेंसेशन स्वभाव से अस्थायी होते हैं। इमोशन के क्षण में एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इमोशनल मास्टरी का एक सरल नियम है, इमोशन के दौरान निर्णय नहीं। एक्शन को डिले करना इमोशन को सप्रेस करना नहीं है, यह इमोशन को साइकिल पूरा करने देना है। जब इमोशन सेटल हो जाता है, तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी में गलत निर्णय कम होते हैं। टेक्निक अगली, दिन के अंत में शांत अवस्था में रिफ्लेक्शन करें। कौन सा इमोशन बार बार आया, कौन सी सिचुएशंस में आया, कौन सी आइडेंटिटी एक्टिव हुई। यह रिफ्लेक्शन जजमेंट के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए है। अवेयरनेस रिपीटेशन को कमज़ोर करती है। अधिकांश लोग सोचते हैं इमोशन नहीं आना चाहिए। यह मास्टरी नहीं, डिनाइल है। मास्टरी का अर्थ है इमोशन आए और आप उससे टूटे नहीं। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप जस्टिफाई नहीं करते, आप सप्रेस नहीं करते, वह एक विक्ट्री है, चाहे इमोशन मौजूद ही क्यों ना हो। स्टोइसिज्म और माइंडफुलनेस यहाँ फिर मिलते हैं। इमोशन को कंट्रोल करने का प्रयास ईगो का कार्य है। इमोशन के साथ कोऑपरेट करना अवेयरनेस का कार्य है। कोऑपरेशन का अर्थ है इमोशन को सुनना, मैसेज को समझना, और अननेसेसरी सफरिंग को छोड़ देना। अर्थात इमोशनल मास्टरी कोई इवेंट नहीं है, यह एक हैबिट है। हर दिन हर इमोशन के साथ आप या तो पुराने पैटर्न को दोहराते हैं, या अवेयरनेस को चुनते हैं, और अवेयरनेस धीरे धीरे आपकी डिफ़ॉल्ट बन जाती है। इमोशनल मास्टरी कोई ब्रेक थ्रू मूवमेंट नहीं है, यह कोई एक दिन में होने वाला परिवर्तन नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक वर्कआउट काफ़ी नहीं होता, उसी तरह मन को स्थिर रखने के लिए एक इंसाइट पर्याप्त नहीं होती। डिसिप्लिन यहाँ फोर्स नहीं है, यह अलाइनमेंट है। इमोशनल डिसिप्लिन का अर्थ हर इमोशन को मैनेज करना नहीं, बल्कि हर इमोशन के प्रति कंसिस्टेंस रिलेशनशिप रखना है। यह डिसिप्लिन इस निर्णय से शुरू होती है कि मैं रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स को चुनूंगा। यह निर्णय हर दिन हर परिस्थिति में दोहराया जाता है। बहुत से लोग बहुत गहराई से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, क्योंकि वे इंटेंसिटी पर भरोसा करते हैं, कंसिस्टेंसी पर नहीं। इमोशनल मास्टरी एक स्लो रिकंडीशनिंग है। हर बार जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप पॉज लेते हैं, आप नॉन रिएक्ट करते हैं, आप सबकॉन्शियस को नया मैसेज देते हैं, अब खतरा नहीं है, और यही मैसेज कंडीशनिंग को धीरे धीरे बदलता है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन रैंडम अवेयरनेस से नहीं, इसके लिए एक सरल स्ट्रक्चर ज़रूरी है। दिन में कुछ क्षण जहां आप कुछ भी ठीक नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, सांस को, शरीर की सेंसेशन को, मन की गति को। यह कोई टेक्निक नहीं, यह फैमिलियरिटी विद अवेयरनेस है। जितनी फैमिलियरिटी बढ़ती है, ट्रिगर्ड मूवमेंट्स में अवेयरनेस उतनी जल्दी आती है। इमोशनल डिसिप्लिन का एक अनिवार्य हिस्सा है
सेटबैक। पुराने पैटर्न कभी कभी लौटेंगे, लेकिन फ़र्क यह होगा, पहले आप पैटर्न के भीतर खो जाते थे, अब आप उसे पहचान लेते हैं। पहचान लेना फेलियर नहीं है, पहचान लेना प्रोग्रेस का संकेत है। जैसे जैसे डिसिप्लिन बढ़ता है, जीवन से ड्रामा कम होने लगता है। इसलिए नहीं कि घटनाएं बदल जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आपका रिएक्शन बदल जाता है। ड्रामा ईगो को चाहिए, शांति अवेयरनेस से आती है। स्टोइसिज्म पेशेंस सिखाता है, माइंडफुलनेस प्रेजेंस सिखाता है, इमोशनल डिसिप्लिन इन दोनों का मिलन है। आप समय को जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन आप हर क्षण सचेत रह सकते हैं, और यही दीर्घकालिक परिवर्तन की नींव है। अर्थात इमोशनल मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक डायरेक्शन है। जिस दिशा में आप बार बार मुड़ते हैं, वही आपकी साइकोलॉजिकल होम बन जाती है। इस पूरी यात्रा में हम कहीं बाहर नहीं गए, हम केवल अपने ही भीतर धीरे धीरे लौटे हैं। इमोशन वही है, जीवन वही है, पर देखने वाला अब वह नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। इमोशनल मास्टरी का अर्थ ये नहीं है कि अब इमोशन नहीं आएंगे। इमोशन आएंगे जैसे पहले आते थे। फ़र्क केवल इतना होगा, अब इमोशन आपको डिफाइन नहीं करेंगे, अब इमोशन आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेंगे, अब इमोशन जीवन के संकेत होंगे, आदेश नहीं। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सटल है। इमोशन के साथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, इमोशन के साथ को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व सीखिए। जब आप इमोशन से लड़ते हैं तो आप उसे शक्ति देते हैं। जब आप इमोशन को देखते हैं, समझते हैं और अलाउ करते हैं, तो वह अपना काम करके चला जाता है। अब एक निर्णायक पहचान उभरती है। आप वह नहीं हैं जो कभी शांत है और कभी अशांत। आप वह हैं जो शांति और अशांति दोनों को देख सकता है। ऑब्जर्वर कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ऑब्जर्वर आपकी मूल स्थिति है। इमोशन बाद में आता है, थॉट बाद में आता है, स्टोरी बाद में आती है, ऑब्जर्वर पहले से मौजूद है। अब इमोशन बदल जाते हैं। क्रोध बताता है कहाँ एक्सप्रेशन जमी हुई हैं, दुख बताता है कहाँ अटैचमेंट पकड़ी हुई है, भय बताता है कहाँ आइडेंटिटी असुरक्षित महसूस कर रही है। इमोशन अब समस्या नहीं, सूचना बन जाते हैं, और सूचना आपको इन्वॉल्व होने में मदद करती है। जीवन में इसका प्रयोग बहुत साधारण है। रिएक्शन से पहले पॉज, स्टोरी से पहले सेंसेशन, जजमेंट से पहले ऑब्जर्वेशन। आप हर इमोशन को सही नहीं करते, आप हर इमोशन के साथ सचेत रहते हैं, यही पर्याप्त है। स्टोइसिज्म कहता है आप जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन स्वयं को समझ सकते हैं। माइंडफुलनेस कहता है आप इमोशन को मिटा नहीं सकते, लेकिन उससे बंधे रहना आवश्यक नहीं है। दोनों का सार ये है, फ्रीडम भागने में नहीं, फ्रीडम देखने में है। इस पूरी श्रृंखला का अंतिम सार है, आप इमोशन से मुक्त नहीं होते, आप इमोशन से अलग हो जाते हैं। और यह सेपरेशन ठंडापन नहीं लाती, यह क्लैरिटी लाती है। क्लैरिटी में करुणा होती है, स्थिरता होती है, और एक गहरी शांति होती है। अगर यह लेक्चर आपके भीतर कुछ धीमा कर पाया हो, कुछ स्पष्ट कर पाया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लेक्चर आपको मिलते रहें। इमोशन आता है और चला जाता है, थॉट उठता है और गिर जाता है, लेकिन जो देखता है वह बना रहता है, और यही आप हैं। धन्यवाद।